नहीं। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा आर के सिन्हा जी की बातों को आगे बढ़ाऊंगा। छोड़ दी कोनो बात नहीं, पीछे करें पूरा वीडियो बनाना चाहते, छोड़ दी मेरे हुआ कष्ट छोड़ दी काय मुझे याद है कि कोरोना के दौरान 2020 में मैं इंटरव्यू ले रहा था। एक बंगाल के प्रोफेसर साहब थे, वहां पे यह बात सामने आई थी जो आर के सिन्हा ने भी आज बात रखी कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं, हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, वह यह समझती है कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। मतलब 80% 90% जनता टैक्स नहीं देती है। इसका प्रभाव क्या है? तो हमारे लिए उनके नीतियों में कोई जगह नहीं। अब जब टैक्स ही नहीं देते हैं तो आपके लिए नीति कैसा है? अब क्या कीजिएगा? ले लीजिए आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आप थोड़ा सा अनाज ले लीजिए, 500 रुपए महीना ले लीजिए किसान सम्मान में, यही सब होगा। आप जब पैसा ही नहीं देते तो आपके लिए काम कैसा? आपके लिए रोजगार की बात कहाँ आ रही? आप तो देते ही नहीं। लेकिन और लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे चुने हुए नेताओं ने, सरकारी अधिकारियों ने हमें हमारे दिमाग में भरा है कि हम तो कुछ नहीं देते हैं सरकार को। आज आपकी कृषि जो है पूरी तरह से डीजल आधारित है, पूरी तरह से। और डीजल का जो भी टैक्स है, सबसे ज्यादा टैक्स आप ही देते हैं। तो वो मैं बंगाल के प्रोफेसर साहब का बात कर रहा था, तो बातों बातों में यह चीज आया कि टूथपेस्ट जब आप खरीदते हैं और मान लीजिए कि एक टूथपेस्ट पर 1 रुपया आप देते हैं और आप हैं 100 में 70, और पूंजीपतियों और शहरी वर्गों को अगर मिला दिया तो मान लीजिए कि 30 लोग हैं, 30% मान लीजिए। अगर सभी लोग टूथपेस्ट खरीदेगा और 1-1 रुपया सब देगा, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अंबानी जो है टूथपेस्ट वही वाला खरीदेंगे तो उस पर 10 रुपए दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सब 1 रुपया देगा। तो इस देश में सबसे ज्यादा कौन टैक्स दे रहा है? 70 रुपया कि 30 रुपया? 70 रुपया। लेकिन नीतियां किसके पक्ष में बन रही हैं? 30 रुपया देने वाले के पक्ष में बन रही हैं। इस चीज को हमें समझना है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। मैं पटेल बुद्धिजीवी संघ से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक उत्थान हो। अभी कुछ देर पहले संजय भाई ने कुछ देर पहले सवाल किया था कि क्या सब काम छोड़ छाड़ के आई बनी, किसान कभी जागृत हुई हम। अच्छा, यह बात जब मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ मीटिंग में बैठता था, वर्चुअल मीटिंग में, ये जो किसान आंदोलन हो रहा था हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत जैसे ही बड़े नेता हैं, तो वहां यह बात आती थी तो मैं बार बार बिहारी किसानों का इस तरह से बचाव करता था कि बिहारी किसान इतने टूट चुके हैं आर्थिक रूप से कि कहां से वह दिल्ली आगे कह दीजिए कि ससराम जाए, अगर 1 सप्ताह सब काम धाम छोड़ के तो ससराम भी नहीं जाए। लेकिन बड़ी अजीब बात थी, विडंबना यह है कि पान खाने चले जाएंगे कोचस बाजार, तो क्यों नहीं ससराम में आप आंदोलन कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कोचस चौक पर ही आंदोलन करें? विडंबना तो है, विरोधाभास तो है। तो बहुत दिन से इस पर मैं चिंतन मनन कर रहा था और इस पर मैंने एक लेख लिखा कि बिहार में सब बम का है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, सब दुर्गति हो गया है, सब खेत बेचा गया है ना, रोजगार नहीं है। लेकिन किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या समस्या है, कहाँ समस्या है? सब बन गया, सब कुछ जीते ना बा, कहाँ समस्या है? उन पर पर्सनल पूछ लीजिएगा कि आपके बच्चे का रोजगार का क्या है, तो पढ़ते लिखे ससुर क्या की। तो इस तरह से आप अपने को दोष दे के काम चला रहे हैं, लेकिन बड़ा पिक्चर, बड़ा तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं कि रोजगार रहेगा तब ना। रोजगार की संख्या ही कम है तो कहां से? कहना मैं यह चाहता हूं कि ये सब बात उजागर होगा कैसे?
कैसे हम लोग यह जानेंगे कि सोशल कैपिटल क्या है, कहाँ समस्या है, क्यों क्यों रोजगार उपलब्ध नहीं सबको, क्यों हम अपने को ही दोष ले रहे हैं, क्यों सब लोग गले तक कर्जे में डूबे हैं, क्यों हम लोग सारा प्रयास करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समाज में जो भी समस्या है हम लोग यह समझेंगे कैसे। इसका एक उपाय है कि यदि हम गांव में इसी तरह से कोई पुण्यतिथि मना रहा है, कोई 26 जनवरी को, 15 अगस्त को गांव गांव में, शहर शहर में परिचर्चा अगर रखते हैं और उन परिचर्चाओं में चीजों को समझने, जानने की और समझाने की कोशिश करते हैं तो बात बनेगी। देखिए, शिक्षित होना केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, शिक्षित होना यह भी है कि आप समस्याओं को समझें। आप समस्याओं को समझेंगे ही नहीं तो आप उसका उपाय कैसे करेंगे। और इस चीज के लिए मैं मुन्ना जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि इन्होंने लगातार वो चीज कायम कर रखा है कि ये परिचर्चा, पहली बार परिचर्चा, लेकिन पहले भी लोग अपनी बात रखते थे। और मैं चाहता हूं कि यह एक फैशन बने, एक ट्रेंड बने कि लोग गांव गांव में मौका खोजें, बहाना खोजें कि परिचर्चा किया जाए चीजों पर, विषय वस्तुओं पर। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मुन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उसके आगे अब मैं जिस चीज के लिए यहाँ बुलाया गया है कि कृषि विरोधी भारतीय अर्थव्यवस्था, उस पर मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगा। वैसे तो मैं अनेकों लेख लिख चुका हूँ, सब छीट-फूट अलग अलग पहलुओं से। आर.के. सिन्हा जी ने भी इन समस्याओं के बहुत सारे पहलुओं को दिखाया और आज मैंने उन बहुत सारे पहलुओं को जो मैं कहता रहा हूँ उनको मैंने लिखा। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अब तो याद तो नहीं है सारा चीज। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज छूटे, क्योंकि चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपको समस्या समझ में आएगा। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आपको कहाँ तक ले जा सकता है। आप जो सोच रहे हैं कि बहुत मेहनत कर लेंगे, हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, तो व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है कि गांव में 4 लोगों का नौकरी लग जाए, लेकिन बड़े स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको यह देखना होगा कि पिछले 200 सालों से, 500 सालों से अर्थव्यवस्था का ट्रैजेक्टरी क्या है, किधर बढ़ रहा है और आगे किधर ले जाएगा, और आपका उसमें भूमिका क्या है और आप कहां तक कूद फांद सकते हैं। यह सुनिए और आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप परिचर्चा के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग धैर्य रखेंगे। मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको बहुत सारा चीज पढ़ के सुनाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई चीज छूटे। एक लगातार मैं लेख लिखता हूं कि रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाइए। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास तत्काल रूप में यही उपाय है कि रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाएं। मैं इस पर भी आऊंगा कि रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाने का मतलब क्या है, लेकिन पहले समझा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था क्या, पहले यह समझा जाए। तो हम लोग को यह समझना है कि यह जो रुपए की अर्थव्यवस्था बनाई गई है, जिसमें आप कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है, आपको रुपया मिलता है। इसमें एक नेट विक्रेता हमेशा लाभ पाता है और एक नेट क्रेता, मतलब जो खरीदार है, नेट खरीदार मतलब आप लोग हैं। आप लोग चीजें बेचते हैं, फसल बेचते हैं, हम लोग फसल बेचते हैं और जितना बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे का हम लोग खरीदते हैं। अब तो यह हालत है कि पहले तो सब चीज उगा भी लेते थे खाने पीने का, अब तो खाली धाने या गेहूं करते हैं, बाकी सब खरीदते ही हैं। तो हम लोग नेट खरीदार हैं, क्रेता हैं। तो इस रुपए की अर्थव्यवस्था में एक नेट खरीदार हमेशा ही घाटे में रहता है और एक नेट बेचने वाला विक्रेता हमेशा ही फायदे में रहता है। एकदम गांठ बांध लिया, एकदम गांठ बांध लिया। और इससे आप अभी ही अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किधर आपको ले जाना चाहता हूं, आप क्यों घाटे में चल रहे हैं, मैं अभी आप अनुमान लगा लीजिए। तो पूर्वानुमान के आधार पर मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो अभी तक चलता आया है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नेट विक्रेता होने का दूर दूर तक कोई आसार वसार नहीं है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो माइंड सेट चाहिए करने का, भारतीय व्यवस्था में ही वो चीज नहीं है। हम लोग उस पर भी आएंगे। लेकिन
इसका असर क्या पड़ रहा है ये जरा सुनिए, इसका क्या असर पड़ रहा है इसका सबसे। और ये भारत की बात नहीं, ये अभी मैं कह देता हूं, जितने तीसरे मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं जिसको हम लोग, गरीब देश भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अलाना फलाना है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको हम लोग कहते हैं, बेचारे वाले देश, बेचारे, उन सभी के साथ यह समस्या है कि सभी रुपए की अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं और सभी को यही परिणाम भुगतना होगा। परिणाम क्या है? तो इस रुपए की अर्थव्यवस्था के चलते उनके देश की पूंजी धीरे धीरे विकसित देशों के पक्ष में खिसक रहे हैं। आखिर एक छोटा सा देश, इंग्लैंड जैसा देश जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, बड़े मजे से जी रहा है और सब चीज कर रहा है, कैसे, कहां से उसके पास पूंजी आ रहा है? तो हम लोग दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं कि कैसे हम लोग दे रहे हैं। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं, ये लोग सब चीज का पेमेंट करते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि इस व्यवस्था से पूंजी धीरे धीरे तरह तरह के माध्यमों से विकसित देशों जैसे यूरोपियन देश हो गए, इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह, अमेरिका आदि देशों में जा रहा है। और ऐसा पिछले कुछ 100 सालों 200 सालों से हो रहा है, जब से मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ है। उसके पहले क्या था? मुद्रा के प्रचलन, जब मतलब आप चीजें बेचते हैं तो आपको बदले में मुद्रा मिलता है। चाहे वो पहले कोई धातु का मुद्रा होता था, आजकल कागज के टुकड़े का मुद्रा हो गया। उसके पहले क्या था? तो वस्तु विनिमय था। मान लीजिए कि डच व्यापारी हैं, रोमन व्यापारी हैं, पुर्तगाली व्यापारी हैं, आपसे मसाला, आपसे अनाज, आपसे कुछ ले जाते थे तो बदले में कुछ दे जाते थे। तो आप यहाँ भी व्यापार करते थे। आज भी कुछ रूप में है, गांव में भी आज भी है कि जब पैसा नहीं है तो आप कुछ खरीदने जाते हैं तो बदले में धान ले लेते हैं इस चीज में। और जब आप पैसे से कोई चीज खरीदते हैं, उस चीज में एक बेसिक अंतर है जो आपको समझना है, बहुत एकदम मूलभूत अंतर है, वो आपको समझना है। जब आप वस्तु विनिमय करते हैं तो चीजों के वास्तविक दाम पर आप वस्तु विनिमय करते हैं। मान लीजिए कि वह 2 रुपए का है, लागत मूल्य अगर वह 2 रुपए का है, आप भी उस कहीं ना कहीं से मिला लेंगे, ये 2 रुपए का है, तो आप विनिमय कर लेंगे। कोई स्टॉकिस्ट का और डिस्ट्रीब्यूटर का और वो सब जो प्रॉफिट उसमें जोड़ा जाता है, कमीशन, वो सब कहीं नहीं। लेकिन जब आप पैसे देकर कोई चीज खरीदते हैं एमआरपी पर, तो लागत मूल्य से बहुत सारा कमीशन जोड़ जोड़ के बहुत इन्फ्लेटेड दाम उसको कह देते हैं, इन्फ्लेटेड मूल्य, है ना। अगर 10 रुपए का लागत है तो सामान आपको 30 रुपए में मिलेगा, क्योंकि सबका कमीशन जुड़ा हुआ है उसमें। तो जब भी आप वस्तु विनिमय करते हैं तो आप उसके एक्चुअल मूल्य पर वस्तु विनिमय करते हैं। लेकिन जब पैसे से आप मुद्रा से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन्फ्लेटेड मूल्य पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर आप खरीद बेच करते हैं। और इससे क्या अंतर पड़ता है कि जब वस्तु विनिमय में जब आप करते थे तो आपको घाटा चाहे लाभ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि घाटा होगा कि लाभ होगा। आपको जरूरत है ले लीजिए, उनको जरूरत है वो ले लीजिए। पर जब मुद्रा का प्रचलन आया तो घाटा नफा वाला कॉन्सेप्ट आया कि अब तो भाई आप जो उसका लागत है, आप नूडल्स खरीदने जाइएगा, पास्ता खरीदने जाइएगा, स्कूटर खरीदने जाइएगा, गाड़ी खरीदने जाइएगा, जो उसका लागत है उससे ज्यादा मूल्य पर आप खरीद रहे हैं तो आपको घाटा है। आप तो खरीदार हैं, अब बेचने वाले को फायदा हुआ। यह मूलभूत अंतर आपको समझना है। अच्छा, उसके आगे की कहानी जरा देखिए कि ये वस्तु विनिमय से बात थोड़ा सा आगे बढ़ा तो धीरे धीरे जो अंग्रेज लोग हैं, जब मैं अंग्रेज कहता हूं तो यह मत समझिएगा कि केवल इंग्लैंड के लोग, डच, पुर्तगाली, सब यूरोपियन लोगों को सब एक साथ हम लोग अंग्रेज कह देते हैं। तो ये अंग्रेज लोग इस अर्थव्यवस्था का खेल समझने लगे कि क्या हो रहा है, कैसे जो है पूंजी धीरे धीरे एक पक्ष या दूसरे पक्ष में खिसक रहा है। और अगर इसको हम लोग अपने तरीके से बुना लेंगे तो हम लोग के पक्ष में यह पूंजी खिसकेगा धीरे धीरे। तो उन लोगों ने मुद्रा लाया। अब वो वस्तु विनिमय छोड़ दी, कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि आप धातु का कोई मुद्रा ले, सोने का मुद्रा ले लीजिए, मोहरे। आपको याद होगा खिलजी ने चलाया था, फलाना ने चलाया था, सब डच व्यापारी थे, मुगल वगैरह सब व्यापारी थे, कोई यहाँ पे धार्मिक रूप से नहीं आया था, मैं बताता हूँ। तो मुहरे चलने लगे। अच्छा, वहां तक भी ठीक था, वहां और किसान जो वर्ग है उसको और फायदा होने लगा। उसको क्यों फायदा होने लगा? इसलिए कि वस्तु देने के बाद जो उसके बदले में धातु का मुद्रा मिलता था, सोने का चाहे चांदी का, बहुत सारे लोग के यहाँ सोने चांदी का मुद्रा हाल तक था, मेरे यहाँ भी था।
मतलब मेरे जन्मने के पहले था, 2 हाड़ी 4 हाड़ी सोने का मुद्रा, चांदी का मुद्रा रहता था, सिक्का रहता। तो मुद्रा जो है बाहर के लोग लाते थे और हम लोग उसे जो भी मर मसाला चाहे जो भी ले जाना है ले जाते थे। लेकिन उन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, अंग्रेजों ने, कि हो क्या रहा है इस धातु के मुद्रा के विनिमय से, एक्सचेंज से, कि आप कुछ चीज लीजिए और धातु का मुद्रा दे दीजिए, इससे घाटा हो रहा है। इसलिए कि ये जो किसान वर्ग है धीरे धीरे धनी हो रहा है, धीरे धीरे धनी हो रहा है। आज जैसे बहुत तेजी से गरीब हो रहा है और वो लोग बहुत तेजी से धनी हो रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे धनी हो रहे हैं। किसान वर्ग जो देश का है, भारत का, उस समय तो भारत देश जैसा कुछ था ही नहीं, देश था ही नहीं कोई दुनिया भर में। जब देश का कॉन्सेप्ट दिलाने वाले अंग्रेज ही थे पूरे दुनिया भर में, देशी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी। तो धीरे धीरे किसान जो वर्ग है वो धनी होना शुरू हुआ। तो जब अंग्रेजों को खेला समझ में आने लगा तो उन्होंने एक उपाय किया और उसका सबूत भी मैं देता हूं। उन्होंने सोचा कि अच्छा मुद्रा का ही बात है ना, तो कागज का टुकड़ा पे छापा जाए और कैसे विश्वास दिलाया जाए लोगों की, देखिए भाई जेन्युइन चीज है, तो उसके बदले में उतना सोना रिजर्व में रखा जाए, गोल्ड बैक करेंसी का, गोल्ड बैक करेंसी, मतलब उसके पीछे उतना गोल्ड सोना। हमारे सब अधिकांश देशों के जो सोना के रिजर्व है अमेरिकन यूएस फेडरल एजेंसी में है। तो और इसका सबूत क्या है, आज भी पूरे दुनिया का जो बैंकों का मदर बैंक है वो कौन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो समझते हैं इस खेल को, इस अर्थव्यवस्था का जो खेल है कि कैसे पूंजी एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में खिसकती है, वह बहुत अच्छे से समझते हैं और उस चीज को भुनाते हैं अपने पक्ष में। तो अब उन्होंने कागज का टुकड़ा देना शुरू किया आपके विनिमय के बदले में, विनिमय के रूप में। और कागज के टुकड़े में मस्त वाली बात यह थी कि उसको छापने में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता था, कितना भी छाप लीजिए, जितना आपका गोल्ड बैक, गोल्ड अलाउ करता, अनुमति देता है उतना छाप लीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं छाप सकते, इन्फ्लेशन वाला बात है। तो जब फिर से मैं मुद्रा वाले पे आता हूं, तो उस समय क्या था कि क्यों किसान धनी हो रहा था धीरे धीरे, तो पूरा का पूरा जो व्यापार था कृषि सामानों के इर्द गिर्द घूमता था। आज की तरह स्कूटर और हथियार, तोप और थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया था हथियार अंग्रेजों द्वारा, लेकिन चीजें इतनी नहीं थी। कृषि व्यापार, कृषि ही मुख्य व्यापार था, लगभग 80% तक यही। तो क्या होता था कि जो किसान वर्ग धनी हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कृषि का व्यापार में हिस्सा बहुत ही गांव बन चुका है, बहुत ही कम है। किस चीज का व्यापार, किस चीज के इर्द गिर्द व्यापार घूम रहा है, तो कन्वेनियंस गुड, जैसे कि आप फ्रिज खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं वगैरह वगैरह, कपड़े खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, रक्षा के साजो सामान खरीदते हैं, मतलब राष्ट्र स्तर पे। तो मुख्य व्यापार अब इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी या इस तरह के गुड्स में, कन्वेनियंस गुड्स में, व्हाइट गुड्स में हमेशा एमआरपी रहता है, वो दाम लगा सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो उसमें लागत से वो हमेशा बहुत ज्यादा मूल्य रखते हैं, जिसको हम लोग इन्फ्लेटेड मूल्य कह रहे हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस, वो चीज रखते हैं। तो आप सोचिए कि जब बिजनेस आपका मुख्यतः कृषि से मुख्यतः कन्वेनियंस गुड की तरफ खिसकेगा और उस चीज में जो माहिर होगा वही माला माल होगा, सीधा सा बात है। तो हम लोग जो हैं, कृषि वाले लोग जो हैं, अब पिछड़ना शुरू हो गए। शुरू में तो बढ़ रहे थे लेकिन पिछड़ना शुरू हो। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको अर्थव्यवस्था समझना पड़ेगा कि काम कैसे करता है, और तब आप रिएक्शन बढ़िया दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि एक जबरदस्त अंतर यह भी आया कि अब लोग अपने कृषि उपज तो देते हैं, लेकिन बदले में एक प्रॉमिस कागज की मुद्रा लेते हैं। आपका नोट क्या रहता है, प्रॉमिस रहता है ना, प्रॉमिसरी नोट्स की तरह, उससे लिखा रहता है मैं इतना देने का वाला वचन देता हूँ, यहाँ से कुछ लिखा रहता है, बस उसी पे आप काम करते हैं। तो आप विक्रेता हैं और उसके बदले में कागज का टुकड़ा एक लेते हैं, और वो जो कन्वेनियंट गुड्स वाले हैं वो भी विक्रेता हैं, और उनके दाम में इन्फ्लेटेड मूल्य रहता है और आपका दाम जो है लागत मूल्य पर ही बिकता है। यही जो
आर के सिन्हा साहब एमएसपी की बात करते, कम से कम उतना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तुम कहते हो, उतना तो गारंटी तो दे दो कि भैया हमारा इतना लोग है, मतलब उससे अब कम बेचेंगे तो हमको घाटा है। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 रुपए अगर है और उससे किसी किसान का फसल अगर कम जाता है, धान कम में जाता है तो उसको घाटा है, यह सरकार मानती है, तो कम से कम गारंटी तो दे दो। तो आप लड़ाई लड़िए ना, कब लड़ाई लड़ेंगे आप? अच्छा, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को कि तब तो यही बात आ गया कि जब करेंसी वाला कागज के टुकड़ा वाला मुद्रा आया तो जो जितना ही कन्वीनियंस गुड या इस तरह का चीज बनाएगा जिसमें इन्फ्लेटेड मूल्य होगा उतना ही माला माल होगा, और जो बिना एमआरपी वाले बिना इन्फ्लेटेड मूल्य वाले चीजों को बेचेंगे उतना ही गरीब होते जाएंगे। लागत मूल्य पे भी आप नहीं बेचते हैं, गरीब होते जाएंगे। यही आपको गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। क्यों आप अपनी पुश्तैनी जमीनें धीरे धीरे बेच रहे हैं? कुछ लोग यहाँ पे वो होंगे जो कहते होंगे अरे जनसंख्या बढ़ रही है तो खेत नहीं बटेगा क्या? बात सही है, वह एक फैक्टर है, वह एक कारक है कि आपके खेत बट रहे हैं। और जानते हैं कुछ संगठन है, आरएसएस और भाजपा जैसे संगठन बड़ी धूर्तता से इसी तर्क को चाशनी में लपेट के कुतर्क कह देते हैं कि देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार मुस्लिम। अरे भाई, खेत आपका बढ़ रहा है, खेत मुस्लिम का थोड़ी बढ़ रहा है, तो मतलब जनसंख्या आपका भी बढ़ा है ना, तभी ना खेत आपका बढ़ रहा है। लेकिन यही मुख्य कारक नहीं है। अगर यही मुख्य कारक होता कि खेत बंटने से और जमीन कम होने से आप गरीब हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने से आप गरीब हो रहे हैं, तो चीन सबसे गरीब देश होना चाहिए था ना। और चीन तो गरीब देश नहीं है, चीन तो धनी देश है, अमेरिका का टक्कर ले रहा है नहीं है? तो वो कैसे? तो चीन भी अब खेल समझता है, ये रुपए की अर्थव्यवस्था का खेल चीन भी समझता है। अब उसने क्या किया कि शुरुआत में जब थोड़ी कम समझ है तो चलिए बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए हम लेबर बन जाते हैं। तो चीन अपना लेबर देने लगा, मतलब सारा प्रोडक्शन दुनिया का लगा चीन में होने, उत्पादन कम लेबर रेट पर, और चीन इस तरह से लेबर का गढ़ बन गया। तो भारत वालों ने भी, जब भारत वाले जगह तो भारत वालों ने सोचा और लोगों ने उपाय सुझाना शुरू किया कि भाई क्यों नहीं हम लोग भी, हमारे पास भी तो लेबर है, हम लोग भी चीन की तरह आगे बढ़ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का, चीन यह जानता है कि अगर लेबर पावर ये करने से हम लोग भारत पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बन जाए, यहाँ उत्पादन होने लगा, अगर इसी से धनी बनना होता तो यूरोपियन कंट्री अपना लेबर जो इंडस्ट्री है उसको चीन में क्यों खिसकाता? क्यों मुर्गा ढूंढ रहा है? अच्छा, चीन में अब सामान बनाना महंगा हो गया है तो और दूसरा मुर्गा ढूंढो भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका। वो अगर ऐसा होता कि लेबर देने से ही लोग संपन्न होने लगते तो वो अपने ही देश में रखते प्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, वो मुर्गा ढूंढ रहे हैं ना। और हम लोग मुर्गा बनने के लिए आतुर हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं समझ रहे कि चीन को भी मुर्गा बनने के लिए आतुर था, लेकिन वो अब यह समझ रहा है कि मुर्गा बनने से कोई फायदा नहीं है। यानी अब चीन भी नई चीजें बनाना शुरू किया है, और चीन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अलाना फलाना जितने भी बैरियर खड़ा करने हैं ताकि आप नाम उत्पादन कर सकें, उसको वो भी मानना शुरू किया है कुछ हद तक। तो इसका क्या परिणाम हो रहा है कि चीन का इकोनॉमी जो है, जो पिछले 10 सालों में गिरना शुरू हो गया था, अब फिर से प्रॉप अप हो रहा है, तो बढ़ रहा है। यानी भारत अगर यह सोचे कि लेबर दे के हम लोग पार पा जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। यानी हम लोग को इस खेल में अगर पार पाना है अब एज अ नेशन, राष्ट्र के तौर पर, तो हम लोगों को निश्चित रूप से हम लोग को भी उसी तरह से नई चीजें खोजनी पड़ेगी, तकनीकी खोजनी पड़ेगी, साइंस में अपना इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा। लेकिन हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वी आर कंट्री ऑफ ऑपरेटर्स। मशीन आता है बाहर से, और हम लोग, हमारे जो इंजीनियर, मैं IIT से हूँ, IIM से भी कोई होगा, और अलाने फलाने जगह से हम, कोई यहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा गिना दे कि देश में कोई चीज ओरिजिनल उत्पादन होता है। इनमें से कुछ लोग ब्रह्मोस हम बेचते हैं। ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा 2 नदियों का नाम
मतलब वो रूस के ये से बनता है, मदद से बनता है, टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं, उसमें पेंट करते हैं। INS विक्रांत नाम रख दीजिए, एकदम लगता है भारतीय जैसा है। अखबार में भी देता है कि क्या उसका एक टर्म है कि यही बना होगा, ऐसा भारतीय लोगों को बताया जाए यही बना होगा। हम लोग खाली दरी बिछाते हैं, आपके यहाँ बुलेट नहीं बनता है। बुलेट अगर कुछ बनता है तो किन मशीनों पर बनता है, वो मशीन इंपोर्टेड होता है, बाहर से आता है, कुछ नहीं बनता है, कोई इनोवेशन नहीं है। और हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं, जो जिनसे आप उम्मीद लगाए हैं, जो समाज उम्मीद लगा है कि IIT वाले हैं भाई कुछ कर लेंगे, साइंटिस्ट हैं कुछ कर लेंगे, इसरो के हैं, कहानी कुछ कर पा रहे हैं। तो बात यह है कि यह शिक्षा इतनी महंगी है, डॉक्टरेट का लीजिए और इंजीनियर का, जब शिक्षा इतनी महंगी है कि शिक्षा लोन लेके जब हम खेत बेच के, मेरे बाबूजी जब हमको पढ़ाएंगे और मैं जब कहीं नौकरी में जाऊंगा तो सबसे पहले का काम क्या करूंगा, कर्जा उतारूंगा। और इस दौरान मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड, रहने सोने का ढंग इतना बढ़ा लूंगा कि कार से चलना और फ्लैट में रहना और होटलों में खाना और फलाना, कि जब वो कर्जा उतर भी जाएगा तो मैं अचानक से इस तरह से चप्पल पहनकर नहीं घूम पाऊंगा और बहुत साधारण ढंग से नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि दिमाग में वो बन गया भाई हमारा स्टैंडर्ड है, समाज हमको ऐसे देख रहा है, कैसे रह सकते हैं। मैं रह सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रह सकता हूँ, लेकिन 99.99% लोग ऐसे ही हैं कि जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है कमल का फूल की तरह है कि बाढ़ आएगा तो कमल का फूल बढ़ गया, अब बाढ़ उतरेगा तो अब वो नीचे नहीं आएगा, टूटना है उसको। तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट और इंजीनियर जिनसे उम्मीद किया जाता है कि वो कुछ करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो अपना लोन कर्जा उतारने में ही पहले तो 4-5 साल गुजार देते हैं, 10 साल, और इसके बाद उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊपर उठ जाता है कि बहुत ही कंफर्ट, जो उसको अंग्रेजी में कहते हैं, आरामदायक टाइप का हो जाता है, उसी में रम जाते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाता, और इस तरह से कहानी खत्म हो जाता है और देश को कुछ नहीं मिलता है, उन पर सब्सिडी करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग देखना यह चाहेंगे कि थोड़ा सा इसमें पढ़ के बताता हूं। चूंकि किसान अपना फसल लागत या उससे कम मूल्य पर अपना उपज बेचता है तो उसको कोई लाभ नहीं बल्कि घाटा, जबकि कन्वेनियंस गुड्स बेचने वाले, दवाइयां, कपड़े, किताब बेचने वाले लागत से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो पूंजी उनके पक्ष में खिसक रही। अब जो जितना ही इन्फ्लेटेड मूल्य पर सामान बेचेगा, पूंजी उसके पक्ष में उतने ही तेजी से खिसकेगी। आज यही हो रहा है। विकसित देश इसलिए विकसित हैं कि वे कृषि से सैन्य समाज, पहले वो क्या थे, वो विकसित देश भी कभी बहुत पहले 200 साल से पहले, 500 साल से पहले कृषि आधारित थे। फिर किस पर आए, वो हथियार वगैरह बनाने। फिर किस पर आए, तो लगे हैं गाड़ियां बनाने और कंप्यूटर बनाने और फ्रिज बनाने, इस तरह के कन्वीनियंस गुड्स बनाने, व्हाइट गुड्स जिसको कहते हैं। इसके बाद कहा है, टेक्नोलॉजी में है, तो नित्य नए निरंतर एकदम खोजते जा रहे हैं चीजों को और पूरे दुनिया को बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो लागत मूल्य से बहुत ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। इस तरह से हम उन चीजों को खरीदते हैं और उनको पैसा पहुंचाते हैं। तो अगर ध्यान से देखिएगा ये चीज कैसे काम कर रहा है, तो आप लोग एक MLM का नाम सुनेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे एक आध दो उदाहरण, कौन सा उदाहरण है MLM का चलता है कि आप उसके सदस्य बन जाते हैं तो कुछ खरीदना पड़ता है, 4 लोगों को देखते हैं। हाँ, क्या एक आध का उदाहरण दीजिए। एमवे एक उदाहरण है, एमवे MLM का। क्या होता है एमवे में, RCM पिरामिड बन जाता है, जो टॉप पर होता है सबसे लाभ लेता है, और जो मुर्गा कौन बनता है, जो बॉटम पर रहता है, नीचे वाला पिरामिड वाला, वो मुर्गा बनता है। उसको क्या बताया जाता है, तुम 4 लोगों को बनाओगे ना, 3 लोगों को बनाओगे ना, तो तुमको लाभ मिलेगा। मतलब तुम अपने नीचे, पिरामिड के नीचे अपने खड़ा कर दो तो तुमको मिलेगा। तो मतलब हमेशा जो पिरामिड के नीचे रहता है उसको हमेशा घाटा रहता है, और वही मुर्गा वही सबको खिलाता है। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह एक तरह से पिरामिड की तरह हो गई है, जहां पे बॉटम में कौन है, सबसे नीचे तीसरे दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको कहते हैं, हमारे वाले देश, जो कि खरीदते हैं, नेट खरीदार हैं। हम लोग पिरामिड के बॉटम पर, एकदम नीचे, हम लोग केवल देते हैं। और टॉप पर कौन है,
तो जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कन्वीनियंस गुड्स बेचते हैं इन्फ्लेटेड दाम पर, लागत से बहुत ज्यादा प्राइस पर, वो लोग सबसे टॉप पर, उनका सामान है। और इस तरह से जो पूरे दुनिया से जितने भी इस तरह के मुर्गा देश हैं, उनसे पूंजी धीरे धीरे खिसक के सेंट्रलाइज हो रहा है कुछ देशों में, यूरोपियन देशों में और अमेरिका में। ये आपकी गरीबी का कारण है। और आप सोच रहे थे कि अरे हमारा लड़के नहीं पढ़ा, आप धरने में शामिल नहीं हुए, आप हो जाइए धरना में शामिल, मांग कर लीजिएगा, और तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए ना? धरना में शामिल चलिए, क्या हो जाएगा? ये दिल्ली बॉर्डर पर मान लीजिए के साथ वो बहुत जेन्युइन था, वो धरना होना चाहिए था, और किसान कृषि कानून काउंसिल होना चाहिए था, और उसके साथ श्रम कानून, शिक्षा कानून, स्वास्थ्य कानून, ये जो 3 कानून है जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। पहला मैं व्यक्ति हूँ जो मैं लेख के माध्यम से लगातार उसको कोशिश किया कि ये लोग जाने कि ये आपके लिए उतना ही घातक है जितना कृषि कानून है, तो उसको भी वापस होना चाहिए था, लेकिन कोई मांग नहीं होगी। तो ये चीजें कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ कि आप कहीं जावा नहीं रहना। धीरे धीरे जल्दी गरीब हो रहा है, तो धीरे धीरे गरीब होइएगा, यही ना होगा और क्या होगा। अल्टीमेटली आप क्या है? नेट खरीदार, नेट बेचने वाले नहीं है आप। कि एमएसपी पे मिल जाए या एमएसपी पे ज्यादा मिल जाए, 1967 है, आपको 2000 रुपये मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो चीज आप खरीद रहे हैं, मतलब 10% बेच रहे हैं, 90% खरीद रहे हैं, तो 90% आप इन्फ्लेटेड मूल्य पे खरीदिएगा ना, तो पैसा तो आपके पॉकेट से जाएगा ना। क्या हो जाएगा? आप बड़ा तस्वीर देखिए, देखना चाहिए इस पर। अर्थशास्त्री लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मैं बताता हूँ अर्थशास्त्री लोग कहानी। आप लोगों को सीना में गर्व होता होगा ऐसे कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, विनीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है, गर्व होता होगा ना। इनको दिया जाता है जानबूझकर, वो उस लायक नहीं, नालायक लोग हैं। आपको गर्व होता होगा कि भारत के ऐश्वर्या राय को और फलाना फलाना को ब्यूटी पैजेंट, वो विश्व सुंदरी को क्यों दिया जाता है? आपको नहीं मालूम, आपको गर्व होता है कि आपको गर्व करना सिखाया जाता है कि अरे हमारे देश की लड़कियां बहुत सुंदर हैं विश्व में। आपके लिए एक्चुअली मार्केट बनाया जाता है फेयर एंड लवली के लिए और इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। आप मुर्गा हैं, आप क्या है? मुर्गा हैं। आपके बीच से कुछ लोगों को कुछ आवाज दे दिया जाएगा और आप फक्र महसूस करेंगे, चीजें खरीदेंगे, प्रचार करेंगे। अभिजीत बनर्जी, अमर सेन जो है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार करते हैं, वो एकदम रमे हुए लोग हैं उसमें, उनको नहीं मतलब आपसे। क्या समझा? अभी कोरोना के समय में अभिजीत बनर्जी ने सरकार को सलाह दिया था, इनडायरेक्टली नहीं, वो तो जैसे मनमोहन सिंह कांग्रेस के सरकार में अमर सेन सलाहकार थी, उस तरह से वो सलाहकार अभिजीत बनर्जी भाजपा सरकार में नहीं है, पर उनका सलाह कुछ माना गया। उनका क्या कहना था अभिजीत बनर्जी का कि देखिए भाई, यह एकदम ज्ञात है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मांग कमजोर है। स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग कमजोर है। क्यों कमजोर है भाई? ग्रामीण लोगों का हाथ में पैसा ही नहीं खरीदने के लिए, तो मांग कमजोर है। और मांग कमजोर है तो जो औद्योगिक घराने उनके मांग नहीं, उनके माल ही नहीं बिक रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? यहां तक तो ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? तो कहते हैं कि देखिए औद्योगिक घरानों को घाटा हो रहा है और कंपनियां बंद हो जाएंगी, तो औद्योगिक घरानों को 2-4 हजार करोड़ रुपए दे दीजिए। उपाय क्या होना चाहिए था? ग्रामीण क्षेत्र की मांग कमजोर है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो पैसा इधर देना चाहिए था मनरेगा के माध्यम से। जैसे तो रोजगार दीजिए, उद्यम खुलवाइए, तो हम लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए था। और सुझाव क्या रहे हैं अभिजीत बनर्जी साहब कि इंडस्ट्री को दे दीजिए पैसा, उनका लोन माफ कर दीजिए। माफ हुआ? नहीं हुआ क्या? हजारों हजार करोड़ रुपए माफ हो गया इंडस्ट्री का, और आपका लोन कहते हैं कि लोन लेके मतलब खा जी बहुत कैसे? ऐसे नहीं बोलता है लोग। हमारे विषय हम ही लोग अपने में तर्क करते हैं। वो कहता है कि हमारा नहीं लोन माफ होना चाहिए, तो दूसरा क्या कहता है कि कुछ तरीका भाई लोन लेवा खा जी बहुत। अरे भैया, आप इतना ज्यादा तर्कशील हैं तो तर्क कीजिए ना पार्लियामेंट में जाके कि इंडस्ट्री वाले खा जाएंगे।
वो क्यों नहीं लौटा, क्यों उनको माफ कर दिया जा रहा है, क्यों एनपीए में डाल के काम चलाया जा रहा है? कैसे इतना दुस्साहस कैसे है? आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं, एक बार मैं अपना बताता हूँ, किसान सम्मान निधि योजना में मैं अपने और अपनी माता जी का नाम जुड़वाने गया अपने गांव में, तो जो किसान कृषि समन्वयक थे ऑब्जेक्शन किए कि एक परिवार में कानून के खिलाफ है, एक परिवार में दोनों का कैसे नाम हो सकता है। तो मैंने एकदम मैं खिसिया गया, मैं बोला कि क्या खराब है और क्या अच्छा है आप हमको बताएंगे, खराब तो बहुत कुछ है? देश में जब प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये वार्षिक है, एक साल में 40,000 रुपये से कम कमाने वाले लोग हैं 80% लोग, और वैसे देश में उनको सेवा देने वाले अधिकारी लोग सेवा देते हैं ना, क्या कहा जाता है उनको? सेवा, यही ना कहा जाता है? नौकरी, नौकर लोग हैं, वो सेवा देने वाले का वेतन 1 लाख हो जाएगा एक महीना का। हमारा 40,000 है प्रति वर्ष का, उनका 1 लाख हो जाएगा। आपको शर्म आती है? वो भी गलत है, हटाइए सारे नौकरों का, नहीं तो उनका वेतन जो है 1/4 कीजिए। उनका वेतन कैसे 40,000 रुपए से प्रति वर्ष से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष है? ये कैसे? वो हमको, आप अपने घर में नौकर रखते हैं क्या अपने से ज्यादा आमदनी वाले वेतन पर? आप कमाते हैं 1 लाख और अपने नौकर को 2 लाख देते हैं क्या? हम लोग दे रहे हैं, हमारे जैसे गधे लोग पूरे दुनिया में नहीं, हम लोग देते हैं, बड़े मजे से देते हैं। और दिक्कत क्या है कि हमारे बीच से अब हमारा ही लड़का अगर बन जाए, अगर IAS हो जाए, तो हम तो खुश ना होंगे, हम चुपचाप रहेंगे, जब विरोध कर देंगे ना मिले चाहिए का। अब तो उनसे पूछिए जिनके लड़के का सरकारी नौकरी नहीं हुआ है, उनसे पूछिए कि मिले चाहिए कि ना मिले चाहिए। अब उनको समझ में आना चाहिए, ये अलग बात है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो भी फिराक में हमारा लड़का कभी हो जाए, कहाँ से हो जाएगा? सरकारी नौकरी तो एकदम नेग्लिजिबल हो गया, नगण्य हो गया, प्राइवेट भी कम हो गया। अच्छा, हमारे एक भाई साहब हैं, IAS थे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सर्विस छोड़ के कनाडा चले गए, प्रोफेसर वहां पे हैं, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हैं, सासाराम में आए और उन्होंने एक तर्क रखा कि ये जो मजदूर लोग हैं बड़ा पैसा मांग रहे हैं, बताइए कि नौकरी का कमी है, लोग मजदूरी करवाने के लिए तैयार नहीं, ये लोग कम पैसा पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, 2 तर्क दिए थे, एक तो यह तर्क है, दूसरा का भूलने से पहले मैं बताता हूँ। एक तर्क क्या दिए थे वो कि लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। अच्छा, पहले वाला तर्क तो कि वो लोग कम वेज में, कम दाम में, मतलब 500 रुपये मांग रहे हैं, 700 रुपये मांग, कम में करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कम में, आप चाहते हैं कि आपको कम मजदूरी मिले किसी चीज के लिए? नहीं चाहते हैं। लेकिन औद्योगिक घराना तो चाहता है कि आप 5,000 में काम करें, 2,000 में काम करें। अगर देखेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था किधर जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक भारतीय सरकार पर प्रेशर डाल रहा है कि ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्र से निकालिए और शहरों में धकेलिए। क्यों भाई? तो औद्योगिक कार्यों में लगाइए, क्योंकि कृषि में कुछ रखा उखा नहीं, और औद्योगिक कार्य में लगा के कीजिएगा क्या? वहां तो नौकरी कम हो रही है। क्यों नौकरी कम हो रही है? तो हाँ, तो दूसरा जो तर्क देते हैं, उन्होंने कहा कि कहाँ नौकरी कम है? आलोक भैया है, उनका आलोक नाम है, कह रहे कहाँ नौकरी कम, और शास्त्री है, कहाँ नौकरी कम है? तो मैंने बोला कि आप और शास्त्री है, मोटा मोटा 3-4 वो इंडिकेटर देख लीजिए। एक जो रियल एस्टेट सेक्टर है, दूसरा भारतीय सेना है, तीसरा रेलवे है, और चौथा कृषि है। कृषि में ऑटोमाइजेशन हो गया है, अब लोग अधिकांश काम हार्वेस्टर और ट्रैक्टर से कर रहे हैं। रोड जो बनता था पहले, 1 किलोमीटर रोड बनाने में 50 लोग लगते